नमस्कार। इंडियन पॉलिटी की हमारी इस यात्रा के एक और महत्वपूर्ण पड़ाव में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने नागरिकता की पेचीदगियों को समझा था, लेकिन आज हम संविधान के उस हिस्से में उतर रहे हैं जिसे अक्सर इसकी आत्मा और दिल कहा जाता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं भाग 3 की, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। और ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये वो गारंटी है जो संविधान हर नागरिक को देता है एक सम्मान से भरी जिंदगी जीने के लिए। हाँ, सरकार की ताकत पर एक जरूरी लगाम। बिल्कुल। और आज इस बड़ी कहानी का पहला अध्याय हम खोलेंगे, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। हमारा मिशन है अनुच्छेद 14 से 18 तक को इस तरह से समझना कि ये सिर्फ याद ना हो, बल्कि इनकी रूह, इनका मकसद समझ में आए। और साथ ही ये भी देखेंगे कि इन पर आधारित सवालों में अक्सर चूक कहाँ हो जाती है। हाँ, तो चलिए इस गहरी और सुलझी हुई समझ के सफर को शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, इन्हें मूल या फंडामेंटल ही क्यों कहते हैं? मतलब कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार भी तो कह सकते थे। जी, इनमें ऐसा क्या खास है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इन्हें मूल कहने के पीछे दो बड़ी वजह हैं। क्या? पहली, ये किसी भी इंसान के चौतरफा विकास के लिए, मतलब उसके दिमागी, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एकदम बुनियादी जरूरत है। अच्छा। इनके बिना कोई व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं सकता। और दूसरी और सबसे जरूरी वजह यह है कि इन्हें देश के मूल कानून यानी संविधान से सीधे गारंटी और सुरक्षा मिलती है। मतलब ये कोई आम कानून नहीं है जिन्हें संसद साधारण बहुमत से बदल दे? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हमारे वजूद की बुनियाद है और उस बुनियाद की रक्षा खुद संविधान करता है। जी, और शायद इसीलिए ये न्यायोचित, जस्टिशिएबल भी हैं। एकदम सही। यानी अगर सरकार इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो हम सीधे अदालत जा सकते हैं। जी, यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आगे बढ़ने से पहले इन अधिकारों के मिजाज को समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से अक्सर गलत फहमी पैदा होती है। ठीक है। पहली बात, कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, जैसे अनुच्छेद 15, 16 और 19। वहीं कुछ अधिकार भारत की जमीन पर मौजूद हर इंसान के लिए है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, जैसे अनुच्छेद 14 और 21। ये एक बहुत अहम फर्क है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। और दूसरी बात जो मेरे दिमाग में आती है वो ये कि क्या ये अधिकार असीमित है? जैसे बोलने की आजादी का मतलब कुछ भी बोल देना तो नहीं हो सकता। नहीं, और यही इनकी दूसरी खासियत है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि इन पर वाजिब पाबंदियां, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता जैसे आधारों पर राज्य इन पर लगाम लगा सकता है। और ये स्थायी भी नहीं है ना? हाँ, ये परमानेंट भी नहीं है। संसद इनमें बदलाव कर सकती है, लेकिन ऐसा सिर्फ संविधान में संशोधन करके ही किया जा सकता है। और वो भी संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़े बिना। बिल्कुल सही। तो ये तीन बातें कि ये सबके लिए नहीं है, असीमित नहीं है और स्थायी नहीं है, इन अधिकारों को समझने का सही चश्मा देती हैं। चलिए अब उस अधिकार पर आते हैं जो इन सब की नींव है, समता का अधिकार। और इसमें भी सबसे पहले अनुच्छेद 14, जिसमें दो बातें कही गई हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, पर मुझे लगता है इनके पीछे की सोच बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। और देखिए, इस फर्क को समझना ही समता के अधिकार को समझना है। अच्छा। सोचिए, विधि के समक्ष समता या इक्वालिटी बिफोर लॉ एक तरह से सिस्टम पर ब्रेक लगाने जैसा है। ब्रेक लगाने जैसा कैसे? ये एक ब्रिटिश विचार है और इसका अंदाज थोड़ा नकारात्मक, नेगेटिव है। ये कहता है कानून के सामने कोई खास नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, अगर दोनों ने एक ही जुर्म किया है तो कानून दोनों को एक ही नजर से देखेगा। हाँ, किसी को कोई खास रियायत नहीं मिलेगी। ये सबको एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा कर देता है। ठीक है, ये तो समझ आया। फिर विधियों का समान संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? यहीं पर कहानी दिलचस्प होती है। संविधान बनाने वालों ने सोचा, क्या एक 100 मीटर की रेस में एक प्रोफेशनल एथलीट और एक व्हीलचेयर पर बैठे इंसान को एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा करना ही सच्ची बराबरी है? नहीं, जाहिर है नहीं। बस यहीं से विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का अमेरिकी विचार आता है। ये एक सकारात्मक, पॉजिटिव सोच है। ये कहता है कि बराबरी का मतलब कभी-कभी अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग नियम बनाना भी होता है, ताकि सब एक असल स्तर पर आ सके। अच्छा, तो इसका सिद्धांत है द लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। हाँ,
यानी एक जैसी परिस्थितियों वालों के साथ एक जैसा व्यवहार हो। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब एक कहता है किसी के साथ खास बर्ताव मत करो, और दूसरा कहता है जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद के साथ खास बर्ताव करो ताकि वो बाकियों के बराबर आ सके। बिल्कुल, यहीं से सकारात्मक कार्रवाई या अफर्मेटिव एक्शन का रास्ता खुलता है। तो क्या आरक्षण जैसे प्रावधानों की जड़ें इसी सकारात्मक सोच में है? बिल्कुल है। हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि अनुच्छेद 14 भी असीमित नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपालों को अपने कार्यकाल के दौरान कुछ कानूनी कार्रवाइयों से छूट मिली है और विदेशी राजनयिकों को भी विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 ने बराबरी का एक बड़ा सिद्धांत स्थापित कर दिया। अब संविधान इस सिद्धांत को समाज की असल जमीन पर कैसे उतारता है? शायद यही अनुच्छेद 15 की भूमिका आती है। एकदम सही। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 14 के सिद्धांत को एक ठोस शक्ल देता है। ये कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ केवल ओनली शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ना? जी, बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि भेदभाव सिर्फ इन 5 आधारों पर मना है। अगर कोई और वाजिब आधार है तो भेदभाव किया जा सकता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए सेना में भर्ती के लिए एक शारीरिक मापदंड रखा गया है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये भेदभाव है, क्योंकि ये मापदंड नौकरी की जरूरत के हिसाब से तय किया गया है, न कि धर्म या जाति के आधार पर। समझ गया। लेकिन इसी अनुच्छेद में कुछ अपवाद भी हैं जो असल में बराबरी लाने के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल। इसी अनुच्छेद के तहत राज्य को ये अधिकार मिलता है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए खास प्रावधान बना सके, जैसे बसों में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करना। हाँ, और साथ ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SC/ST के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण या फीस में छूट जैसे कदम भी इसी अपवाद के तहत उठाए जाते हैं। तो ये अनुच्छेद 14 की समान संरक्षण वाली भावना को ही आगे बढ़ाता है। एकदम। तो अनुच्छेद 15 समाज के दरवाजे सबके लिए खोलता है, लेकिन सिर्फ दरवाजे खोल देना काफी नहीं है ना? Exactly. अगर अंदर जाने के मौके ही बराबर ना मिले तो? हाँ, खासकर जब बात हो सरकारी नौकरियों की। बिल्कुल। और यहीं से कहानी अनुच्छेद 16 की शुरू होती है। क्या बेहतरीन तरीके से आपने दोनों को जोड़ा है। अनुच्छेद 16 खास तौर पर लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी नौकरियों में मौके की समानता की बात करता है। ये भी अनुच्छेद 15 की तरह ही कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ नौकरी देने में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसमें एक और शब्द जुड़ गया है, निवास, रेजिडेंस। ये अनुच्छेद 15 में नहीं था। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत दिलचस्प बारीकी है और एक कॉमन MCQ ट्रैप भी है। अनुच्छेद 16 कहता है कि निवास के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा, यानी कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हम सिर्फ अपने राज्य के लोगों को ही नौकरी देंगे। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा अपवाद है। हाँ, और ये वो जगह है जहां अक्सर गलतफहमी होती है। संसद, ध्यान रहे, राज्य की विधानसभा नहीं, सिर्फ संसद कानून बनाकर कुछ खास नौकरियों के लिए किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास को एक शर्त बना सकती है। ये शक्ति सिर्फ संसद को क्यों दी गई, राज्यों को क्यों नहीं? भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। अगर हर राज्य अपने निवासियों के लिए नौकरियां रिजर्व करने लगता तो देश के अंदर ही कई दीवारें खड़ी हो जाती। अच्छा, इसलिए ये शक्ति केंद्र को दी गई ताकि इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और राष्ट्रीय हित में हो। और हाँ, अनुच्छेद 16 में भी पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। जी, जो अवसर की समानता को हकीकत बनाने का एक तरीका है। तो अब तक हमने बराबरी के सिद्धांत अनुच्छेद 14, सामाजिक बराबरी अनुच्छेद 15 और मौकों की बराबरी अनुच्छेद 16 को समझा। लेकिन हमारे समाज में एक ऐसी असमानता थी जो इन सबसे कहीं ज्यादा गहरी और क्रूर थी, अस्पृश्यता। हाँ, और इसीलिए संविधान निर्माता इस पर एक निर्णायक चोट करना चाहते थे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत करता है और उसके किसी भी रूप में पालन को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। इस अधिकार की 2 बातें इसे सबसे अलग बनाती हैं, है ना? जी, पहली, संविधान में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर परिभाषा ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा काम अस्पृश्यता है और कौन सा नहीं? अदालत ने इसे साफ किया है। मैसूर हाईकोर्ट में कहा था कि इसका मतलब इसके शाब्दिक अर्थ से नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक प्रथा से है जो देश में कुछ वर्गों के साथ सामाजिक भेदभाव के रूप में विकसित हुई है। अच्छा। और दूसरी खास बात यह है कि ये अधिकार सिर्फ राज्य के खिलाफ नहीं
बल्कि आम नागरिकों, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी उपलब्ध है। यानी अगर कोई आम आदमी भी किसी के साथ छुआछूत का बर्ताव करता है तो वो कानून का मुजरिम है। बिल्कुल। इसके लिए संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया है। तो ये एक तरह का एब्सोल्यूट अधिकार है जिस पर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, कह सकते हैं। ये बराबरी की लड़ाई का सबसे मजबूत हथियार है। अब इस समूह के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स करता है। ये क्यों जरूरी था? ये बराबरी की लड़ाई का एक प्रतीकात्मक लेकिन बहुत जरूरी कदम था। आजादी से पहले अंग्रेज राय बहादुर, सर, नवाब साहब जैसी उपाधियां देते थे, जो समाज में एक बनावटी ऊंच नीच पैदा करती थी। बिल्कुल। ये लोकतांत्रिक बराबरी की भावना के खिलाफ था। इसलिए अनुच्छेद 18 ने राज्य को सैन्य या अकादमिक सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि देने से रोक दिया। लेकिन आज भी तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे सम्मान दिए जाते हैं और लोग अपने नाम के आगे पद्मश्री लगाते भी हैं। तो क्या ये इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है? ये क्लासिक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में ये साफ कर दिया था कि ये सम्मान अनुच्छेद 18 के तहत उपाधि नहीं है। ये किसी व्यक्ति की असाधारण सेवा या योग्यता को दी गई एक पहचान है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि इन सम्मानों को नाम के आगे या पीछे प्रत्यय या उपसर्ग की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये उपाधियां नहीं, सम्मान है। वाह! तो आज हमने समता के अधिकार की पूरी इमारत को उसकी नींव से लेकर उसकी छत तक परत दर परत समझा। अगर हमें इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो तो वो 6 सबसे जरूरी बातें कौन सी होंगी जो हर किसी को याद रखनी चाहिए? जरूर, इन्हें याद रखें। पहला, अनुच्छेद 14 का दोहरा चरित्र। कानून के सामने सब बराबर एक ब्रिटिश और नकारात्मक विचार है, और कानून का समान संरक्षण एक अमेरिकी और सकारात्मक विचार है। ठीक है। दूसरा, उचित वर्गीकरण। अनुच्छेद 14 का मतलब ये नहीं कि सब पर एक ही कानून थोप दिया जाए। जरूरत के हिसाब से वाजिब आधार पर अलग अलग समूहों के लिए अलग कानून बनाए जा सकते हैं। तीसरा, केवल शब्द। हाँ, तीसरा, केवल शब्द की ताकत। अनुच्छेद 15 और 16 में केवल शब्द बहुत अहम है। ये भेदभाव के निषिद्ध आधारों को सीमित करता है। चौथा, अपवाद ही नियम की आत्मा है। अनुच्छेद 15 और 16 में दिए गए एक्सेप्शंस असल में बराबरी लाने के सबसे बड़े साधन हैं। आरक्षण जैसे सकारात्मक कदमों का संवैधानिक आधार। बिल्कुल। पांचवा, अनुच्छेद 17 की खासियत, अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ लागू होता है। और ये एक असीमित अधिकार है। और छठा, सम्मान बनाम उपाधि। अनुच्छेद 18 वंशानुगत उपाधियों को खत्म करता है, लेकिन भारत रत्न जैसे योग्यता आधारित सम्मानों को नहीं। शानदार। चलिए इस समझ को एक मुश्किल सवाल से परखते हैं। मैं 2 कथन दे रहा हूं। कथन 1, अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के विरुद्ध अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। और कथन 2, संसद राज्य के अधीन रोजगार के लिए निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित कर सकती है, जो अनुच्छेद 16 का एक अपवाद है। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। कथन 1, जैसा हमने बात की, आधा सच है। अनुच्छेद 15 का पहला हिस्सा सिर्फ राज्य के खिलाफ है, लेकिन दूसरा हिस्सा दुकानों, होटलों में प्रवेश दोनों के खिलाफ है। तो कथन पूरी तरह से सही नहीं माना जाएगा। अच्छा। और कथन 2, ये बिल्कुल सही है। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। तो सही जवाब होगा केवल 2 सही है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा के बाद ये तो साफ है कि समता के अधिकार से जुड़े सवालों में अब कोई गलतफहमी नहीं होगी। अगली बार हम और भी रोमांचक अधिकारों की दुनिया में कदम रखेंगे। हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, जिसमें अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली 6 आजादियां शामिल हैं। हाँ, और फिर हम पहुंचेंगे उस अधिकार पर जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उस चर्चा का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली बार इंडियन पॉलिटी की इस गहरी और सुलझी हुई समझ के सफर में। नमस्कार।